गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। अब आइए आज हम लोग कुछ और बातें जो सेल के अंदर होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं कि आप सब नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेल के अंदर जो भी लिविंग सब्सटेंस है, सेल वॉल के अंदर यानी सेल की जो मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब कुछ है लिविंग सब्सटेंस, वो सभी कहलाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। ऑल द सेल, ऑल द लिविंग सब्सटेंस बाउंडेड by plasma membrane is called प्रोटोप्लाज्म। इन सभी को क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब यानी समझ क्या लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म है क्या। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सेल का जो स्ट्रक्चर है उसे देखना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था। कहाँ गया सेल? सेल, हाँ ये रहा हमारा सेल। ये एक एनिमल सेल है। सेल का जो ये वॉल है, सेल की ये वॉल है, उसके अंदर इनसाइड यानी न्यूक्लियस और भी लिक्विड मटेरियल और जो भी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सभी चीज़ें हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि और ये क्या होगा? लिक्विड सब्सटेंस जो भरा हुआ है, यानी जेली लाइक सब्सटेंस जो इस पूरी इस चीज़ों को कवर कर रहा है, जो भी सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? प्रोटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल नहीं कहलाएंगे, यानी न्यूक्लियस ये सभी नहीं कहलाएंगे, पर इसके अंदर जो सब्सटेंस फिलअप है लिक्विडी, वो कहलाएगा हमारा क्या? प्रोटोप्लाज्म। ये मेनली जेली लाइक विस्कस मटेरियल होता है, जो कोलाइडल होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा साइटोप्लाज्म, दूसरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि अगर एक रफ सेल का स्ट्रक्चर ले लें, ये सपोज दैट एक सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये हो जाएगा हमारा क्या? साइटोप्लाज्म। और जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर है ब्लू ब्लू कलर में, ये सभी क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। वो पार्ट जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है। अब इसमें लगभग 90% वाटर है। इसमें होता क्या है? वाटर, 7% प्रोटीन और कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट और अदर लिपिड्स मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मिनरल, विटामिन्स, ये सब यहाँ पे फिलअप रहते हैं साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में कल हम लोग पढ़ ही चुके हैं न्यूक्लियस के चैप्टर में, तो उसको भी पढ़ने की आगे ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, अभी हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया और मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं इनको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। जो भी सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। सेकेंड हमारा आता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन। जो भी ऑर्गेनेल्स बिना मेम्ब्रेन की हैं उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं।
अब कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी ऑपरेटस शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं GA, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ये सभी क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड आपका होता है लाइसोसोम। कौन होगा? लाइसोसोम। ऑर्गेनेल्स जो जिनमें मेम्ब्रेन है ही नहीं वो कौन कौन से हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि ये सब हैं क्या। यही सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अब इन्हीं को हमें पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कभी कभी, डबल मेम्ब्रेन कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं, आइडेंटिफाई करिए। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, या कुछ पूछ लेते हैं कि ऑर्गेनेल कौन सा है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER भी कह सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है नेटवर्क का काम करता है। इसका मेन काम क्या है? नेटवर्क इन इनर फ्लूइड ऑफ सेल, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। यानी जो कल की क्लास में हमने देखा ही था, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देखिए, तो न्यूक्लियस को कनेक्ट करके इन्होंने रखा हुआ है सेल के बाकी पार्ट से। तो ये जो रेड रेड सर्किल मैंने बना रखा है, ये सारे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल की क्लास में भी मैंने बताया था इसके बारे में। ये क्या करते हैं? नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। तो ये क्या करते हैं? नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हो गया एंडो, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमेशा सेल की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद क्या है? इनर फ्लूइड, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चैनल बनाते हैं मेम्ब्रेन्स में, और ये साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से फैले होते हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होंगी उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिलेगा। अब ये क्या होते हैं? इसकी दूसरी खासियत क्या है कि ये एब्सेंट होती है कहाँ कहाँ? प्रोकैरियोटिक सेल में, और RBCs में। जो मैमल्स होते हैं उनकी जो RBCs होंगी वहाँ पे ये एब्सेंट होगी। बाकी ये सारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। इसको दो पार्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, SER एंड RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद क्या किया जाता है? स्मूथ एंड रफ क्या है? ये बहुत ही आसान है। स्मूथ में SER में, SER का जो सरफेस होता है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, एंड RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। SER RER को अगर देखा जाए, ये सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, डबल स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले हुए हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसी न्यूक्लियस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और ये जा करके इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा? ये सरफेस रफ हो जाएगा, तो इसीलिए ये रफ सरफेस दिखने लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं RER, और इसको कह देते हैं हम SER। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी सेल ऑर्गेनेल में हमें फंक्शन देखने होंगे।
फंक्शंस। फंक्शंस, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। जब ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहती है तो न्यूक्लियस और बाकी सेल को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा इसका काम है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेल के अंदर जो भी मटेरियल बनेगा, न्यूक्लियस में जो भी बनेगा, प्रोटीन जो राइबोसोम से सिंथेसिस होगा, वो सभी क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम होगा, जैसे सेल डिवीज़न होता है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, तो उस मेम्ब्रेन को बनाने का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। SER जो है ये क्या करता है? लिपिड की जो सिंथेसिस और स्टोरेज का काम ये करता है SER। आर क्या करता है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। SER जो है लीवर सेल में क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बहुत सारी ड्रग्स, पॉइजन्स जो हमारी बॉडी में जाते हैं उसको क्लीन करने का काम भी, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है SER। इस तरीके से ये क्या हो गया? SER एंड RER। आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर डिफरेंस बिटवीन SER एंड RER। जहाँ भी आपकी बुक में मिले आप उसको प्रिपेयर करिए, दोनों को क्या करिए? कंपेयर करिए और उसके बाद स्टडी करिए, तो ये क्या करेगा? बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।